हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि जब कभी भी कोई थर्मल पावर प्लांट आज यदि नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा होता है, यानी कि प्लांट बिल्कुल स्मूथ चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कि क्या क्या चीजें वो अवेलेबल होनी चाहिए जिससे प्लांट का रिलायबिलिटी जो है वो बनी रहे, यानी प्लांट जो है वो लंबे समय तक स्मूथ चले, ठीक है, रिलायबल चले और कोई भी एक छोटा प्रॉब्लम एक बड़े इमरजेंसी में क्रिएट ना हो। तो वो कौन कौन सा बातें हैं, कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है जिसको ध्यान देना चाहिए, उसी चीज को इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो सपोज कीजिए जब कभी भी एक कोई थर्मल पावर प्लांट नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, नॉर्मल ऑपरेशन कहने का मतलब है कि एक थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर है, टरबाइन है या जो उसके ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है वो नॉर्मली चल रहे हैं और जो पावर जनरेट करना है वो नॉर्मल पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो भी टारगेट है वो अचीव हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम एक मान के चलते हैं कि कोई एक प्लांट है जहां पर एक बॉयलर है और एक टरबाइन है और इसके ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। ओके, तो ये नॉर्मल चल रहा, ठीक है, और नॉर्मल पावर जनरेशन हो रहा, ठीक है, तो ये लंबे समय तक लंबा चलता रहे, ठीक है, उसके लेकर वो क्या क्या जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। ओके, और ये जो जो अवेलेबिलिटी है वो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता है, ये एक पूरा टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क को फुलफिल करने के लिए हायर मैनेजमेंट का सहयोग होना चाहिए, ठीक है, या हायर मैनेजमेंट का सपोर्ट रहता है, तभी ये सारी चीजें जो होती है वो अवेलेबल हो पाती है। अब वो क्या क्या पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला जो रिक्वायरमेंट होता है कि सफिशिएंट मेन पावर इन ऑल शिफ्ट। जैसा कि प्लांटों में नॉर्मल जो शिफ्ट चलती है एबीसी, तो हर एक शिफ्ट में एक सफिशिएंट आपका मेन पावर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल आपका जैसे प्लांट चल रहा है तो उस समय आपका बॉयलर चलेगा, टरबाइन चलेगा, सीएचपी चलेगा यानी कि कोल हैंडलिंग प्लांट, डीएम प्लांट चलेगा, ओके, आपका एयर सेलिंग डिपार्टमेंट चलेगा, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्क होते हैं, तो उसके लिए आपका मेन पावर का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो ये सब जो बॉयलर, टरबाइन, सीएचपी, डीएम प्लांट, एयर सेलिंग डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसके लिए फील्ड ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जो बॉयलर के लिए फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास ऑपरेटर होते हैं और टीजी के लिए, सीएचपी के लिए, डीएम प्लांट के लिए नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं। ओके, अब उनके सहयोग के लिए हेल्पर होता है, ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। ओके, और वो हेल्पर क्या है, आपका मैनुअल कोई काम करने में मदद करता है, ठीक है, या हाउस कीपिंग से रिलेटेड जो है वो वर्क होता है। ओके, प्लांट में जो हाउस कीपिंग वर्क होता है वो आपका एक डेली बेसिस जो है वो जॉब होता है, ठीक है, ताकि हमारा प्लांट जो है वो नीट एंड क्लीन है। और उसके लिए क्या चाहिए हमको, मेन पावर चाहिए, हमें हेल्पर चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अगर प्लांट में हाउसकीपिंग बेटर होगा, इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी भी उतनी अच्छी होती है, बेटर होती है। ओके, तो ये सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सफिशियंट अमाउंट में हमें मेन पावर का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी थर्मल पावर प्लांट में। ओके, चाहे वो फील्ड ऑपरेटर हो या हेल्पर हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है बीटीजी डीसीएस ऑपरेशन, यानी कि जो बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर का ऑपरेशन किया जाता है कंट्रोल रूम से, ठीक है, वहां से जो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसका नॉर्मल ऑपरेशन किया जाता है, तो वही चीज कहलाता है बीटीजी ऑपरेशन। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा प्लांट जो है वो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डीसीएस इंजीनियर होते हैं वो नॉर्मली आपका बीटीजी ऑपरेशन जो है वो करते हैं, सारा पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं, वाचिंग करते हैं, केयरफुली देखते हैं और इन केस कोई इमरजेंसी आए या पैरामीटर एबनॉर्मल हो तो उस हिसाब से वो एक्शन लेते हैं, ठीक है, वही उनका रोल होता है, वही उनका काम होता है। ओके, अब देखिए तो उनके लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल होना चाहिए ताकि उनको प्लांट को स्मूथली रन कराने में मदद मिले। ओके, तो पहला चीज है कि जो डीसीएस ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें जितने भी पैरामीटर है उसके लिए अलार्म सिस्टम, जो भी क्रिटिकल जो पैरामीटर होते हैं उसके लिए अलार्म सिस्टम और जो ट्रेंड्स जो है वो वर्किंग होना चाहिए, नॉर्मली वर्किंग होना चाहिए, ताकि पैरामीटर का एनालिसिस किया जा सके और कुछ भी अगर डेविएशन आता है तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जा सके और प्लांट को फिर से स्मूथ किया जा सके। ओके, तो ये इसके लिए आपका अलार्म सिस्टम और ट्रेंड जो है वो नॉर्मल ओके होना चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि बॉयलर जो होता है वो कोल से चलता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पे हम कोयला को मान रहे हैं, तो कोयला जो है आपको एक कंटिन्यू बेसिस पे रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो कोल का मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अब कोयला कहाँ से आता है तो यार्ड से आता है, ठीक है, यार्ड से लेकर आपके कोल का जो बॉयलर का जो कोल बंकर होता है वहां तक पहुंचता है, ठीक है, तो यार्ड से लेकर सीएचपी में जाता है और सीएचपी से फिर आपका बंकर में पहुंचता है। तो इसके लिए कोल का प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कोयला कैसा आ रहा है, उसकी साइज कैसी है, बॉयलर के अनुसार उसकी क्वालिटी कैसा है, ठीक है, कैसा कंडीशन है कोयले का। ओके, और कोल का क्वालिटी क्या है उसके लिए
चेक करने के लिए जो है वो डीएम प्लांट का हेल्प लिया जाता है। और कोल स्मूथली हमारे यार्ड से कोल बंकर तक पहुंच पाए तो इसके लिए सीएचपी डिपार्टमेंट का हेल्प लिया जाता है। सीएचपी डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर है, जो ऑपरेटर है, उसका मदद लिया जाता है ताकि हमारा प्लांट जो है वो स्मूथली चले और कोयला जो है वो यार्ड से बंकर तक आसानी से पहुंचे और कंटिन्यू बेसिस पे सफिशिएंट अमाउंट में हमारे बॉयलर के लिए पहुंचे, ठीक है, ताकि हमारा प्लांट जो है वो नॉर्मल कंटिन्यूअस जो है वो ऑपरेशन होता रहे। ओके, तो ये कोल से रिलेटेड जो है वो रिक्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट है वाटर पैरामीटर मॉनिटरिंग। तो हमारा बॉयलर जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन होता रहे, उसके लिए वाटर पैरामीटर ओके रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इसका हेल्प जो है वो डीएम प्लांट से लिया जाता है ताकि वो सभी पैरामीटर को नॉर्मली जो है वो मेंटेन करे, विद इन द रेंज मेंटेन करे। क्या पीएच रखना है, क्या टीडीएस होगा, क्या सिलिका होगा, क्या फॉस्फेट होगा, ये सभी चीजों को मॉनिटरिंग करके उसको विद इन द रेंज जो है वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे मान लीजिए कि कोयला जो है वो आपका बर्न होता है बॉयलर में, तो ऐश का जनरेशन होता है, ठीक है, तो ऐश का जो जनरेशन होता है तो उसको फिर बॉयलर से निकाला जाता है बाय प्रॉपर कन्वेइंग सिस्टम। तो आपका कन्वेइंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, उसके लिए जो हमें सर्विस एयर का रिक्वायरमेंट चाहिए, सफिशिएंट प्रेशर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो सर्विस एयर जहां से मिलना चाहिए, जैसे कि सर्विस एयर कंप्रेसर से मिलता है, ठीक है, तो वो कंप्रेसर आपका हेल्दी है कि नहीं, ठीक है, कंप्रेसर आपका प्रेशर बिल्टअप कर रहा है कि नहीं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो ड्रायर है वो ड्रायर काम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि हमारे लाइन चोकिंग का कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस चीजों को भी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए और प्रॉपर वर्क होता रहना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि कन्वेइंग होके जो हमारा ऐश है वो एक साइलो में जाता है और वहां से फिर उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसी डंपिंग जोन में उसको डंप कर दिया जाता है या किसी रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे जगह भेजा जाता है, तो उसके लिए रहता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो है वो टाइम टू टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका बल्कर हो जाएगा, हाईवा हो जाएगा, जेसीबी हो जाएगा, तो ये सभी चीजें जो है वो अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो होता रहे, उसके लेकर हमें कन्वेइंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब देखिए ये चीजें जो है वो सुनने में कितना जो छोटी छोटी जो है वो चीजें हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो प्लांट में क्रिएट हो सकता है। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि आपका एस हैंडलिंग सिस्टम जो है वो आपका सही नहीं चल रहा, किस कारण से, कि मान लीजिए आपके पास सर्विस कंप्रेसर जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सफिशिएंट प्रेशर जो है उसको नहीं मिल पा रहा। तो सफिशिएंट प्रेशर अगर लाइन में नहीं होगा तो कन्वेइंग नहीं होगा। अब कन्वेइंग नहीं होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ईएसपी के हॉपर जो होंगे वो भरते जाएंगे। अगर ईएसपी का हॉपर एक हाई लेवल पे चला जाएगा तो ईएसपी की कलेक्टिंग एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे ऐश जो होंगे वो डायरेक्टली चिमनी से इन्वायरमेंट में रिलीज होगा। साथ में अगर यही चीज मान लीजिए अगर कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए ईएसपी में तो वो एक बड़ा एक्सीडेंट के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि किसी प्लांट में ईएसपी जो है वो कोलैप्स कर गया, तो इसका एक रीजन ये भी होता है कि अगर ईएसपी में अगर कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसके कारण भी ईएसपी जो होती है वो कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम, मतलब कि एक सर्विस एयर प्रेशर अगर प्रोवाइड नहीं हुआ तो वो कितने बड़े एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए पावर प्लांट में कोई भी एक छोटी सी चीज एक बड़ा जो इमरजेंसी क्रिएट या बड़ा एक रूप धारण कर सकती है इमरजेंसी की, इसलिए उसको बेस लेवल पे ही उसको मिनिमाइज करना चाहिए और उसके लिए जो प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए ताकि वो चीजें इमरजेंसी में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या क्या अवेलेबल और क्या क्या चेक करना चाहिए, ओके, तो जो भी जैसे मान लीजिए कोई अगर डेस्क इंजीनियर है तो अगर वो बॉयलर चला रहे, टरबाइन चला रहे हैं, ठीक है, पावर प्लांट के इक्विपमेंट चला रहे हैं, तो उनका जो ऑल स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी हेल्दीनेस चेक करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट है जिससे आपका प्लांट बंद हो सकता है या किसी प्लांट में इमरजेंसी क्रिएट हो सकता है, तो उसको तुरंत जो है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है कांटेक्ट करना चाहिए और उसका जल्द से जल्द काम करवा के उसको हेल्दी करवाना चाहिए ताकि प्लांट जो है वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आए। तो नेक्स्ट है आपका एनी एबनॉर्मलिटी सीन देन कांटेक्ट टू कंसर्न डिपार्टमेंट। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट पूरे प्लांट का रन करते हैं, ओके, तो अगर कोई भी पैरामीटर एबनॉर्मल होता है, कोई भी अगर प्लांट में ऐसी दिक्कत आती है जिसमें अगर कंसर्न डिपार्टमेंट का हेल्प लेना है तो उसको तुरंत कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए एक थर्मल पावर प्लांट में जब कभी नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा होता है तो देखने में ऐसा फील होता है कि वो नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि थर्मल पावर प्लांट में कई सारे इक्विपमेंट जो है वो एक साथ जो है वो रन करते हैं, तो इमरजेंसी या जो
प्रॉब्लम जो है वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, ठीक है। तो उसी के अलर्टनेस के लिए और उसी को रेक्टिफाई करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट का एवरी टाइम अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, यानी कि ऑल द शिफ्ट रहना काफी जरूरी है। तो इसलिए ये भी एक रिक्वायरमेंट और ये भी एक अवेलेबिलिटी होता है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे मैकेनिकल, मेनली जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, C&I डिपार्टमेंट होता है, वो आपका हमेशा उसके इंजीनियर्स जो है वो अवेलेबल रहे, चाहे वो डे हो या नाइट हो, ठीक है, ताकि कोई भी अगर ऐसा इशू आता है तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करके प्लांट को नॉर्मल किया जा सके, प्लांट में एक इमरजेंसी क्रिएट ना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ उनके फिटर, इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन होते हैं जो वर्क को करके चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं। ओके, तो इन्हीं सभी चीजों पे ध्यान देकर और इन्हीं सभी चीजों की अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके एक स्मूथ प्लांट को लंबे समय तक स्मूथ और रिलायबल जो है वो चलाया जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जितने भी पॉइंट को डिस्कस किए जो कि एक नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान अवेलेबल होना चाहिए, तो वो कोई एक सिंगल पर्सन या कोई एक सिंगल इंजीनियर या कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं करा सकता। ये पूरा एक टीम वर्क है और पूरा इस टीम वर्क या चीजों को अवेलेबिलिटी के लिए हायर मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। ओके, तो इसलिए हायर मैनेजमेंट को भी ये इंश्योर होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि ये चीजें जो है वो हमेशा के लिए अवेलेबल रहे, ताकि हमारा प्लांट जो है वो स्मूथ और रिलायबल चलता रहे। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान आपके प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो आती है। ओके, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।